शादीपुर। नाम सुनकर ही मन उदास हो जाता, जैसे कोई अनकही दास्तान छुपी हो। सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों में बसा ये गांव सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ के लोग कम बोलते थे, उनके चेहरों पर उम्र से भी गहरी थकान की छाप थी। वो पहाड़ी पर बने उस पुराने हवेली की बात करते थे, जो अब बेलों और खामोशी में समा चुकी थी। कहते थे वो जगह शापित है, एक ऐसी त्रासदी का साया है वहां, जिसने वहां की मिट्टी को भी दागदार कर दिया था। बुजुर्ग बताते थे एक गुड़िया के बारे में, जिसका चीनी मिट्टी का चेहरा हमेशा के लिए एक भयानक मुस्कुराहट में जम गया था। वो कहते थे उसमें एक बुरी आत्मा है, जिसकी आंखें एक अजीब सी आग से जलती हैं। श्रापित गुड़िया, वो उसे कहते थे। कोई भी उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कहीं उसका गुस्सा न भड़क उठे। अनीता हमेशा से ही अतीत के रहस्यों की ओर खींची चली जाती थी। जब उसे अपनी दादी की शादीपुर वाली हवेली विरासत में मिली, तो उसके मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, घबराहट से भरी हुई। गांव के बुजुर्गों ने उसे वहां जाने से मना किया था। उनकी आंखों में एक अनकहा डर साफ दिख रहा था। लेकिन अनीता, जवान और जिद्दी, उनके डर को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। उसने अपना बैग पैक किया। उसका दिल क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। जिसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रही थी, हवेली और भी विशाल लग रही थी। उसका साया शाम के धुंधले आसमान में साफ दिखाई दे रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, बेचैनी का एहसास हुआ। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं था। वो एक ऐसी कहानी में कदम रख चुकी थी जो उसकी सोच से भी कहीं पुरानी और डरावनी थी। हवेली में सेटल होते हुए अनीता के दिन हफ्तों में बदलते गए। फिर भी बेचैनी का एहसास बना रहा, एक साया जो उसके आसपास मंडराता रहता था। एक दोपहर धूल भरे अटारी में खोजबीन करते हुए उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा एक दीवार पर टंगे कपड़े के पीछे छुपा हुआ था। क्यूरियोसिटी में आकर उसने कपड़ा हटाया। दरवाजे के कब्जे सालों से बंद रहने के बाद जैसे विरोध कर रहे हों। अंदर की हवा में सड़न की बदबू भरी हुई थी। खिड़कियों पर लगी लकड़ी के बीच दरारों से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। धूल के कण सूरज की हल्की रोशनी में नाच रहे थे। सफेद चादरों से ढके फर्नीचर की धुंधली आकृतियां दिखा रहे थे, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। और कमरे के एक कोने में एक रॉकिंग चेयर पर बैठी थी एक गुड़िया। गुड़िया बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी चीनी मिट्टी की त्वचा बेदाग, चेहरे पर बारीकी से पेंटिंग की हुई थी। उसने एक फ्रिल वाली गाउन पहनी हुई थी, जो फीकी तो थी लेकिन कभी चमकदार रही होगी, और उसके सिर पर मैचिंग बोनट था। लेकिन उसकी आंखें ही थीं जिसने अनीता को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। दो पन्ने जैसी हरी आंखें जो धूल भरे अंधेरे में एक अजीब सी जान के साथ चमक रही थीं। वो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, सायों को चीरती हुई। उनकी निगाहें अजीब तरह से चुभ रही थीं। एक अजीब सी शक्ति उसे गुड़िया की ओर खींच रही थी। सालों की धूल को हटाकर उसने उसे उठा लिया। उसका वजन उम्मीद से कहीं ज्यादा था, जिससे उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी चीनी मिट्टी को छू गईं, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। अंदर से एक कंपन हो रहा था। उस पल अनीता को एहसास हो गया, एक भयानक यकीन के साथ, कि यह कोई मामूली गुड़िया नहीं थी, यह श्रापित गुड़िया थी। भाग 5। आंखें जो पीछा करती हैं। हवा भारी हो गई। सन्नाटा बस पुराने घर की चरमराहट से ही टूट रहा था। अनीता ने खुद को घेरती बेचैनी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया की टकटकी निगाहें उसके डर को और बढ़ा रही थीं। गुड़िया को वापस रॉकिंग चेयर पर रखकर उसने अपनी गर्दन के पीछे हो रही झंझनाहट को नजरअंदाज करने की कोशिश की। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके कदमों की आवाज खाली घर में गूंज रही थी। जैसे ही वो जल्दी से अपने कमरे में वापस गई, अपनेपन के सुकून की तलाश में। लेकिन गुड़िया की आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं। अपने कमरे की सुरक्षा में भी
वो उनकी टकटकी निगाहों को महसूस कर सकती थी, अपनी पीठ में चुभती हुई। नींद भी राहत नहीं दे पाई। उसके सपने गुड़िया की भूतिया हरी आंखों से भरे हुए थे। भाग 6। रात में फुसफुसाहट। घर का दम घोंटू माहौल जैसे अनीता पर हावी हो रहा था। सन्नाटा बस अजीब और गरीब घटनाओं से ही टूट रहा था। फर्श के तख्ते बेवक्त चरमराते थे, दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती थीं और हवा में सड़ते हुए फूलों की गंध फैली रहती थी। दहशत की भावना उसे जकड़ने लगी। गांव वालों की चेतावनियां उसके कानों में गूंजने लगीं। श्रापित गुड़िया की उनकी कहानियां अब अंधविश्वास नहीं लग रही थीं। वो गुड़िया को अपने घर ले आई थी और अब कुछ भयानक जाग उठा था। एक रात उसकी नींद अटारी से आ रही एक धीमी गुनगुनाहट से खुली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने सुना, डर ने उसे जकड़ लिया। गुनगुनाहट तेज होती गई, साथ में रॉकिंग चेयर के हिलने की धीमी लयबद्ध आवाज भी आ रही थी। भाग 7। दुस्वप्न की शुरुआत। दहशत की लहर अनीता में दौड़ गई जैसे ही उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। मनाही वाले कमरे में रखी रॉकिंग चेयर, जहां उसने गुड़िया को पाया था, जब वो उसे छोड़कर गई थी तो वो बिल्कुल स्थिर थी। हिम्मत जुटाकर वो अटारी की ओर बढ़ी। उसका हर कदम उसके दिल की धड़कन की तरह गूंज रहा था। गुनगुनाहट अपने चरम पर थी। रॉकिंग चेयर की लय अब तेज और असामान्य हो गई थी। अटारी का दरवाजा धक्का देकर खोलते ही उसके सामने जो नजारा था, उसे देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रॉकिंग चेयर जोर जोर से हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो, और उस पर बैठी हुई थी। उसकी पन्ने जैसी हरी आंखें एक भयानक खुशी से चमक रही थीं। श्रापित गुड़िया। भाग 8। तलाश। अनीता के लिए दिन दहशत में बीतने लगे। घर मानो उसके खिलाफ हो गया था। चीजें अपने आप हिलने लगीं। हॉल में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। नींद आना नामुमकिन हो गया था। उसकी रातें गुड़िया की भयानक निगाहों वाले बुरे सपने से भरी रहती थीं। मदद के लिए बेताब वो गांव वालों के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने डर भरी आंखों से उसके अनुरोध को ठुकरा दिया और सिर हिला दिया। श्रापित गुड़िया का श्राप उस पर था। वो फुसफुसाए और वो कुछ नहीं कर सकते थे। उसे सिर्फ समीर से ही थोड़ी राहत मिली, जो शहर का उसका पुराना दोस्त था और उसकी मदद के लिए दौड़ा चला आया था। उसने उसके डर को थकान बताकर खारिज कर दिया। उसका तार्किक दिमाग अलौकिक चीजों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे भयानक घटनाएं होती रहीं और आखिरकार अनीता अचानक गायब हो गई, तो समीर का संदेह भी कम होने लगा। भाग 9। आखिरी खोज। समीर ने अनीता को हर जगह ढूंढा। उसका दिल एक अजीब से डर से भारी हो रहा था। उसने विशाल हवेली के हर कोने को खंगाला। उसकी आवाजें खाली हॉल में गूंजती रहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वो खुद को अटारी की ओर खींचा हुआ पाया। एक अजीब सी शक्ति उसे वहां ले जा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा और भी भारी हो गई। सड़न की बदबू उसके होश उड़ा रही थी। वहां कमरे के बीचों बीच पड़ी थी अनीता। उसकी बेजान आंखें खालीपन में घूर रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, दहशत से भरी एक अभिव्यक्ति में जम गया था, और उसके ठंडे बेजान हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी श्रापित गुड़िया। हालांकि उसकी पन्ने जैसी हरी आंखें अब बुराई से नहीं भरी थीं। वो एक अजीब सी संतुष्टि से चमक रही थीं, एक शिकारी की जीत जो अपने शिकार को पाकर खुश था। भाग 10। श्राप कायम है। समीर वहीं खड़ा रहा, दहशत से जड़। गांव वालों की चेतावनियों का बोझ उस पर टूट पड़ा था। उसे एक भयानक यकीन के साथ एहसास हुआ कि श्रापित गुड़िया का श्राप असली था। उसकी भूख कभी न बुझने वाली थी। उसने गुड़िया को ऐसे गिरा दिया जैसे वो आग से जल रही हो। चीनी मिट्टी लकड़ी के फर्श पर एक भयानक आवाज के साथ गिरी। धीरे धीरे पीछे हटते हुए उसे लगा जैसे उसने गुड़िया का सिर घूमते हुए देखा हो। उसकी पन्ने जैसी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। शापित हवेली से भागते हुए समीर ने कसम खाई कि वो कभी वापस नहीं आएगा।
जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे भागा, गांव वालों की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। श्रापित गुड़िया कभी नहीं भूलती और कभी माफ नहीं करती। श्राप कायम था, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में।